प्रिय विद्यार्थियों, प्रविवरण का अर्थ, परिभाषा एवं विशेषता, इसके बाद में प्रविवरण की विषय वस्तु या विषय सामग्री, कंटेंट्स ऑफ प्रोस्पेक्टस का अध्ययन हमने पिछले वीडियो में किया था। आज हमारा अध्ययन का विषय होगा प्रविवरण में मिथ्या कथन या असत्य कथन, मिस स्टेटमेंट और अनट्रू स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। तो अब यहाँ पे जो शब्द है प्रविवरण में मिथ्या कथन, तो यहाँ पे मिथ्या कथन या असत्य कथन किसे कहा जाता है। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्रविवरण में मिथ्या कथन या असत्य कथन कब कहा जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी प्रविवरण भ्रामक या मिथ्या कथन या असत्य कब कहा जाएगा, जब कहा जाएगा जब ये निम्न दशा में, यानी जो कंडीशन है, अगर ये कंडीशन आ जाती है तो यहाँ पे प्रविवरण में मिथ्या कथन या असत्य कथन, मिस स्टेटमेंट या अनट्रू स्टेटमेंट कहा जाएगा। वो कौन कौन सी कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है, यदि उस प्रविवरण में सम्मिलित किया गया विवरण, ठीक है, जो प्रोस्पेक्टस है उसमें क्या किया गया, विवरण किया गया, जो विवरण प्रस्तुत किया गया या कथन में शामिल स्वरूप में जो भी फैक्ट्स है वो भ्रमित या गुमराह, मिसलीड करने वाले हैं। ठीक है, कथन कौन सा है, भ्रमित या गुमराह, मिसलीड करने वाला है। तो यहाँ पे पहली कंडीशन क्या हो, यदि उस प्रविवरण में शामिल किया गया विवरण या कथन प्रविवरण में सम्मिलित किए गए संदर्भ एवं स्वरूप में वे भ्रमित व गुमराह, मिसलीड करने वाला है। दूसरा उसकी कंडीशन, यदि कोई विवरण या कथन प्रविवरण में सम्मिलित होने से छूट जाने, ओमिशन के कारण उसे भ्रमित या गुमराह करने वाला समझा जाता है। ठीक है, ये दो कंडीशन है। अब यहाँ पे सरल शब्दों में हम प्रविवरण में मिथ्या कथन या असत्य कथन समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जब जनता को भ्रम में डालने के उद्देश्य से, किसको, पब्लिक को भ्रम में डालने के उद्देश्य से प्रविवरण के किसी तथ्य को, इफेक्ट है, मेटेरियल फैक्ट है, को असत्य रूप में प्रकट किया जाता है। ठीक है, किसी तथ्य को असत्य, ठीक है, रूप में प्रकट किया जाता है, अथवा किसी तथ्य को छिपाया जाता है। इम्पोर्टेंट, किसी तथ्य को छिपाया जाएगा या किसी तथ्य को असत्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, तो वे असत्य कथन, मिस स्टेटमेंट ही कहलाता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये। तो यहाँ पे इंग्लिश में मिस स्टेटमेंट और अनट्रू ऑफ false statement is one which is misleading in the form and context in which it has been included in a prospectus। ठीक है, तो ये इसका यहाँ पे सामान्य अर्थ, जब जनता को भ्रम में डालने के उद्देश्य से, उद्देश्य क्या है, जनता को भ्रम में, माने भ्रम में या गुमराह करने के उद्देश्य से प्रविवरण में किसी तथ्य को असत्य रूप में प्रकट किया जाता है। ठीक है, असत्य रूप में, अथवा किसी तथ्य को छिपाया जाता है, तो वह असत्य कथन, मिस स्टेटमेंट ही कहलाता है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये तो हो गया, स्टेटमेंट की बात हो गई, मिस स्टेटमेंट की बात हो गई। अब हम देखेंगे असत्य या भ्रामक प्रविवरण है, उसका परिणाम या उसका प्रभाव क्या होगा। ठीक है, फॉल्स या जो झूठ या मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस है, उसका इफ़ेक्ट्स या रेमेडीज़ क्या होगी। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि
प्रविवरण पर विश्वास कर कंपनी की प्रतियों को अभिदान करने वाले अभिदाताओं को निम्नलिखित के विरोध उपचार प्राप्त होंगे। तो इसका परिणाम ये होगा, अब ये जो आगे बताया गया है इसका परिणाम क्या होगा, या इसका प्रभाव ये होगा, पर इसका ये होगा कि प्रविवरण पर विश्वास कर कंपनी की प्रतिविधियों का अभिदान करने वाले अभिदाताओं को, जो अभिदाता ने कंपनी के जो प्रविवरण पर विश्वास किया है और प्रतिभूतियों के अभिदान किया है, को अभिदाताओं को निम्नलिखित रेमेडीज़ प्राप्त होंगे। अब दो है इसमें मुख्य, किस किस के विरोध में प्राप्त होंगे। एक तो कंपनी के विरोध उपचार, रेमेडीज़ अगेंस्ट द कंपनी, फिर दूसरा है संचालकों या प्रवर्तकों या विशेषज्ञों के विरोध उपचार, रेमेडीज़ अगेंस्ट द डायरेक्टर्स या प्रमोटर्स, एक्सपर्ट्स इत्यादि के बारे में। ठीक है, यहाँ पे दो जो प्राप्त होंगे, जो प्रविवरण पर विश्वास कर कंपनी की प्रतिविधियों को अभिदान करने वाले अभिदाताओं को किनके विरोध में, निम्नलिखित के विरोध में उपचार प्राप्त होंगे या रेमेडीज प्राप्त होंगे। वो पहला है कंपनी के विरोध, होगा, फिर दूसरा संचालकों, प्रवर्तकों, विशेषज्ञों के विरोध में। अब यहाँ पे पहला है कंपनी के विरोध में, उसमें क्या हो सकता है उसके बारे में हम करते हैं। तो सबसे पहले कंपनी के विरुद्ध उपचार, रेमेडीज अगेंस्ट कंपनी। यदि किसी कंपनी द्वारा निर्गमित असत्य या भ्रामक, जो भ्रम में डालने वाला है, प्रविवरण प्रोस्पेक्टस पर विश्वास कर कोई व्यक्ति उन कंपनी की प्रतिभूतियों के लिए अभिदान करता है, तो कंपनी के नागरिक दायित्व, सिविल लायबिलिटीज़ उत्पन्न होंगे। ठीक है, अब पीड़ित पक्षकार या पीड़ित अभिदाता को इस कंपनी के विरुद्ध कौन कौन से उपचार प्राप्त होंगे, वो इस प्रकार है। पहला है अनुबंध का निरस्तीकरण। ठीक है, रिसिशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। फिर दूसरा क्षतिपूर्ति, कंपनसेशन फॉर डैमेज, जो भी उसका नुकसान हो उसकी क्षतिपूर्ति। तो यहाँ पे पहला अनुबंधों का निरस्तीकरण। कोई भी व्यक्ति जिसने किसी असत्य प्रविवरण के यानी प्रोस्पेक्टस के आधार पर प्रतिभूतियों का अभिदान किया है, तो वे प्रतिभूतियों के अनुबंध को निरस्त, रिसिशन करने का आवेदन कर सकता है। अनुबंध के निरस्तीकरण के बाद पीड़ित अभिदाता उन्हें आवंटित किए गए, जो अलॉट किए गए प्रतिभूतियों को लौटाया है तथा कंपनी को दिया गया धन कंपनी से ब्याज सहित वापस प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो कंपनी के दिया गया धन कंपनी से ब्याज सहित वापस कर सकता है। पीड़ित अभिदाता अपने ये उपचार का उपयोग निम्नलिखित कंडीशन के अधीन ही कर सकता है। मतलब ये कंडीशन अप्लाई होगी और ये उसमें खरा उतरता है तभी जाके वो ऐसा कर सकता है। अगर नहीं है तो यहाँ पे समस्याओं का सामना आएगा। किसको? पीड़ित पक्षकार को, यानी अभिदाताओं को ये अधिकार कब मिलेंगे? जब ये निम्नलिखित जो शर्तें हम अब इसका डिस्कस करेंगे, वो शर्तें, वो कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। पहला है प्रविवरण कंपनी द्वारा अथवा कंपनी की ओर से किसी व्यक्ति द्वारा निर्गमित किया गया हो, पहली कंडीशन। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये होगी प्रविवरण में दिए गए कथन अथवा विवरण असत्य होना चाहिए। उसमें दिए गए कथन या विवरण में किसी बात को छिपाने का प्रयास किया गया हो, तभी जाके वो पीड़ित अभिदाता को ये अधिकार, ये उपचार प्राप्त होंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं हम। जैसे एग्जाम्पल के लिए, यदि कोई कंपनी प्रविवरण में लिखती है कि उसने पिछले 5 वर्षों में 20% लाभांश
वितरित किए, जबकि उस वास्तव में इस कंपनी ने पिछले 5 वर्षों में ही हानि हुई है, लाभ नहीं हुआ है। तो यहाँ पे इन्होंने झूठ बोला है। कंपनी पिछले, ठीक है, तो यहाँ पे कंपनी पिछले संचित लाभों में से लाभांश का भुगतान करती रही है, किंतु इस तथ्य को प्रविवरण में नहीं दिखा गया। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे झूठ बोल के या तथ्य को छुपाया जा रहा है, तो ये कपटपूर्ण कार्य है। फिर इसके अलावा इसको पीड़ित पक्षकार को अधिकारता मिलेगा जब यह असत्य कथन या छिपाव या किसी ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य यानी मैटेरियल फैक्ट के संबंध में होना चाहिए। जो बात छुपाई गई है, असत्य है, वो कैसी होनी चाहिए? महत्वपूर्ण तथ्य के संबंध में होनी चाहिए। इसके अलावा अभिदाता के परिविवरण के असत्य कथन पर विश्वास करके ही उस कथन से प्रेरित होकर ही प्रतिभूतियों का आवेदन किया था। ठीक है, तो ये भी करने, इसमें ये हो सकता है यदि कोई अभिदाता परिविवरण देखे या पढ़े बिना ही प्रतिभूतियों का आवेदन करता है तो वह अनुबंध को निरस्त करने का हकदार नहीं होगा। तो ये भी कंडीशन है एक। फिर लास्ट कंडीशन है, अनुबंध में निरस्तीकरण के अधिकार का उपयोग उचित समय के भीतर तथा कंपनी का समापन प्रारंभ करने से पहले कर देना चाहिए। ये भी इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे निरस्तीकरण का जो अधिकार है, ठीक है, निरस्त करने का जो पीड़ित पक्षकार को अधिकार है, वो अधिकार समाप्त भी हो सकता है। क्या हो सकता है? समाप्त हो सकता है। और वो कुछ कंडीशंस हैं, अगर वो कंडीशंस यहाँ पे आ जाती है, यहाँ पे ये दशा आ जाती है या परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो वहाँ पे क्या होगा? निरस्तीकरण के अधिकार की समाप्ति मानी जाएगी। लॉस ऑफ राइट, ठीक है, लॉस ऑफ राइट ऑफ रिसिशन। अब वो कौन कौन से रिसिशन है? तो सबसे पहले, यदि वे उस अनुबंध का अनुमोदन करता है अथवा उसके लिए वे मौन स्वीकृति प्रदान करता है। अन्य शब्दों में ये कह सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति परिविवरण में असत्य कथन की जानकारी होने के बाद भी अनुबंध को निरस्त नहीं करता और अंशों को बेचने का प्रयास करता है अथवा अंशों के अंतरण करता है, ठीक है, या अंशों का अंतरण या अंशों पर याचिका का अनुमान भुगतान नहीं करता अथवा उन पर लाभांश प्राप्त करता है, या कंपनी की सभाओं में उपस्थित होकर मतदान करता है, तो ये माना जाएगा कि उसने अनुबंध के परित्याग की कोई कार्रवाई नहीं की है। ऐसी कंडीशन में अनुबंध परित्याग का अधिकार वह खो देगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंडीशन है, मौन स्वीकृति प्रदान करता है। तो यहाँ पे दूसरा कंडीशन ये आ सकती है, यदि अभिदाता असत्य कथन की जानकारी होने के बाद भी उचित समय में अनुबंध को निरस्त करने की कार्रवाई नहीं करता है तो वे अपना अधिकार खो देता है। इसके बाद में और भी कंडीशंस है, जैसे अभिदाता यदि अनुबंध के पक्षकार को पूर्व स्थिति में पहुंचाना या पुनः स्थापना करना असंभव हो गया हो, ठीक है, यदि अनुबंध के पक्षकारों को पूर्व स्थिति में पहुंचना या पुनः स्थापना करना असंभव हो गया तो भी यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे निरस्तीकरण के जो अधिकार की समाप्ति मानी जाएगी। फिर यहाँ पे यदि परिविवरण में वर्णित असत्य कथन कानून से संबंधित हो तब भी यहाँ पे ये स्थिति आ जाएगी। लास्ट है, यदि अभिदाता परिविवरण को गलत ढंग से मिसलीड, यदि अभिदाता परिविवरण को गलत ढंग से पढ़ता है तो यहाँ पे कंडीशन क्या मानी जाएगी? लॉस ऑफ राइट ऑफ रिसेशंस, ठीक है, सेंस माना जाएगा। अब यहाँ पे क्षतिपूर्ति, कंपनसेशन फॉर डैमेज, पीड़ित अभिदाता को कंपनी से क्षतिपूर्ति कराने का रेमेडीज़ भी प्राप्त है। वे असत्य परिविवरण से हुई क्षति
या हानि का कंपनी पर वाद प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन कुछ फैक्ट से, कुछ तथ्य उनको यहाँ पे प्रूफ करना पड़ेगा। कौन कौन से? उसने असत्य प्रमाण पर विश्वास करके ही कंपनी की प्रतिभूतियों का अभिदान किया था। ठीक है, पहला क्या है? क्षतिपूर्ति की राशि कब मिलेगी उसको? जब उसको ये सिद्ध करना पड़ेगा, वो सिद्ध कर देगा प्रविवरण पर या असत्य प्रविवरण पर, जो मिस स्टेटमेंट था पर विश्वास करके, असत्य प्रविवरण पर यानी विश्वास करके ही कंपनी की प्रतिभूतियों या सिक्योरिटी का अभिदान किया था। दूसरा, वे प्रविवरण कंपनी द्वारा अथवा कंपनी की ओर से किसी व्यक्ति द्वारा जारी किया गया था। सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें है वो ये है कि उसे ये असत्य प्रविवरण के कारण वास्तव में क्षति उठानी पड़ी थी। ठीक है, अब यहाँ पे क्षतिपूर्ति का हक तभी प्राप्त होता है जबकि पीड़ित अभिदाता प्रतिभूतियों के क्रय का अनुबंध निरस्त कर देता है। वे प्रतिभूतियों को रखकर क्षतिपूर्ति की मांग नहीं कर सकता। उसे क्षतिपूर्ति की मांग करने से पूर्व प्रतिभूतियों के क्रय का अनुबंध निरस्त करना ही होगा। तो इस प्रकार पीड़ित अभिदाता को क्षतिपूर्ति उपचार प्राप्त है, लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन मैंने अभी बताई आपको, वो कंडीशन या उन बातों को, उसको तथ्यों को सिद्ध करना पड़ेगा, तब जाके वो क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है। अब देखते हैं संचालकों या प्रवर्तकों के विरोध उपचार। ठीक है, ये तो हमने देखा कंपनी के विरोध उपचार प्राप्त हुए किसको? पीड़ित अभिदाता को। ठीक है, अब देखते हैं संचालकों और प्रवर्तकों के विरोध में क्या क्या उपचार प्राप्त है। ठीक है, इसके अंतर्गत ये है कि अब इसमें रेमेडीज अगेंस्ट द डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स, एक्सपर्ट्स। अब यहाँ पे इसको हम दो भागों में बांटेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कंपनी अधिनियम में उन व्यक्तियों की लिस्ट दी गई है जो असत्य प्रविवरण के लिए उत्तरदायी यानी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब वो कौन कौन से हैं? ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो प्रविवरण जारी करने के समय कंपनी के संचालक है। एवरी पर्सन हु इज़ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एट द टाइम ऑफ द इश्यू ऑफ द प्रोस्पेक्टस। दूसरा, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिन्होंने कंपनी के प्रविवरण में कंपनी के संचालक के रूप में नाम अंकित करने हेतु अनुमति दी है अथवा उस कंपनी के संचालक बनने हेतु अपनी सहमति दी है। तो ये भी एवरी पर्सन हु हैज़ ऑथोराइज्ड हिमसेल्फ टू बी नेम्ड एंड इज नेम्ड इन ए प्रोस्पेक्टस एज अ डायरेक्टर ऑफ दैट कंपनी और हैज़ एग्रीड टू बिकम सच डायरेक्टर। फिर तीसरा हो सकता है प्रत्येक व्यक्ति जो कंपनी का प्रवर्तक है। एवरी पर्सन हु इज़ प्रमोटर ऑफ द कंपनी। फिर इसके अलावा हो सकता है ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसने प्रविवरण जारी करने का अधिकार रख दिया है। ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसने प्रविवरण जारी करने का अधिकार दिया है। एवरी पर्सन हु हैज़ ऑथोराइज्ड द इश्यू ऑफ द प्रोस्पेक्टस। तो इस प्रकार ये व्यक्ति क्या कर सकते हैं? इनको उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। अब यहाँ पे संचालकों, प्रवर्तकों, विशेषज्ञों के दायित्व को हमने, अब दायित्व किस प्रकार के होंगे वो उसको हमने यहाँ पे दो भागों में बांटा जा सकता है। तो सबसे पहला है दीवानी या सिविल दायित्व। फिर दूसरा है दंडनीय दायित्व, क्रिमिनल लायबिलिटी। यानी दीवानी या सिविल दायित्व यानी सिविल लायबिलिटी, उसका पहले हम अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद में दंडनीय दायित्व, क्रिमिनल लायबिलिटी के बारे में अध्ययन हम बाद में करेंगे। तो यहाँ पे दीवानी या सिविल लायबिलिटी जिसके अंतर्गत क्या होता है? कंपनी के संचालक, प्रवर्तक या विशेषज्ञ आदि सभी उन अभिदाताओं के प्रति दीवानी नागरिक दायित्व जो सिविल लायबिलिटी है, जिन्होंने असत्य प्रविवरण पर विश्वास कर कंपनी की
प्रतिभूतियों के लिए अभिदान किया है। या अन्य शब्दों में ये कह सकते हैं कि प्रत्येक पीड़ित अभिदाता को ऐसे संचालकों के विरोध में कुछ उपचार प्राप्त होंगे। अब वो कब प्राप्त होंगे? वो ये है, यदि असत्य कथन या तथ्य के विलोप के लिए क्षतिपूर्ति। यहाँ पे प्रत्येक अभिदाता जिसने असत्य या प्रमाक प्रविवरण है इसमें, ठीक है, तो यहाँ पे दीवानी या सिविल दायित्व जिसके प्रत्येक पीड़ित अभिदाता को ऐसे संचालकों के विरोध में अधिकार जो मिलेंगे, जो रेमेडी मिलेगी, वो किस प्रकार से होंगे? वो पहला है प्रविवरण में असत्य कथन या तथ्यों के विलोप के लिए क्षतिपूर्ति। तो इसके अंतर्गत प्रत्येक अभिदाता जिसने असत्य या, ठीक है, भ्रामक प्रविवरण पर विश्वास करके प्रतिभूतियों के लिए अभिदान किया है, वे कंपनी के संचालक आदि से वे समस्त हानि वसूल कर सकता है जो उसे अभिदान के कारण हुई है। ऐसी क्षति का दावा करने के लिए कुछ बातें हैं जो यहाँ पे अभिदाता को सिद्ध करनी पड़ेगी। पहली बात, उसने उस असत्य प्रविवरण पर विश्वास करके ही प्रतिभूतियों का अभिदान किया। दूसरी बात, उसे अभिदान के कारण ऐसी क्षति या हानि उठानी पड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो दीवानी या सिविल लायबिलिटी है, दायित्व है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि असत्य कथन या तथ्यों के विलोप के लिए विरोध में क्या होगा? अभिदाताओं को संचालकों के विरोध में उपचार प्राप्त होंगे। अब यहाँ पे बचाव का आधार भी हो सकता है। यदि कोई संचालक आदि ऐसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा यदि वह निम्नलिखित तथ्यों को सिद्ध कर देगा। ठीक है, संचालकों को कुछ अधिकार भी दिए गए हैं, तो उसको ये सिद्ध करना पड़ेगा कि क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा यदि वे कुछ जो तथ्य उनको सिद्ध कर देगा, जैसे निर्गम पूर्व सहमति वापस ले ली थी या फिर बिना जानकारी या सहमति के निर्गमन किया। कुछ बातें हैं जो यहाँ पे बचाव के आधार पर संचालकों को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। अगर वो इस बात को सिद्ध कर देते हैं तो यहाँ पे बच सकते हैं। तो यहाँ पे पहली बात ये हुई। अब यहाँ पे दूसरा है कपट पूर्ण प्रविवरण के लिए असीमित व्यक्तिगत दायित्व। इसके अंतर्गत कभी कभी ये सिद्ध कर दिया जाता है कि कोई प्रविवरण प्रतिभूतियों के आवेदकों या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कपट की नीयत से जारी किया गया था। ठीक है, अथवा किसी कपट उद्देश्य से जारी किया गया। ऐसी दशा में प्रत्येक संचालक, प्रवर्तक, विशेषज्ञ अधिकार असीमित रूप से व्यक्तिगत दायित्व होगा। वे उस प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उठाई गई किसी भी क्षति या सभी क्षतियों के असीमित रूप से व्यक्तिगत उत्तरदायी होंगे जिसने ऐसे प्रविवरण के आधार पर प्रतिभूतियों का आवंटन किया। तो इस प्रकार अनलिमिटेड पर्सनल लायबिलिटी फॉर द फ्रॉडलेंट प्रोस्पेक्टस। तो इस प्रकार सिंपल सी बात है, इसमें अगर कोई भी संचालक या प्रवर्तक या विशेषज्ञ कपटपूर्ण किया है प्रविवरण में, तो वह स्वयं व्यक्तिगत रूप से तो दायित्व ठहराया जाएगा। अब यहाँ पे सेकंड है दंडनीय दायित्व। अब ये दंडनीय दायित्व कब, क्रिमिनल लायबिलिटी कब होगा? तब इसके अंतर्गत प्रविवरण में असत्य कथन के लिए दायित्व दंड। इसके अनुसार धारा 447 के अनुसार कपट के लिए दोषी पाया गया कोई भी व्यक्ति कम से कम 6 माह की तथा अधिकतम 10 वर्ष तक के कारावास की सज़ा से दंडित किया जा सकेगा। इसके अलावा कम से कम कपट से निहित राशि से तथा अधिकतम कपट से निहित राशि से 3 गुना तक की राशि के अर्थदंड से दंडित किया जा सकेगा। तो ये है। इसके अलावा
यदि किसी कपट में सार्वजनिक हित का पर्सन भी निहित है तो कारावास की सज़ा 3 वर्ष से कम नहीं होगी। तो इसी प्रकार बचाव के यदि कोई व्यक्ति जो संचालक है किसी भी व्यक्ति को धारा 446 के अधीन उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा यदि वह निम्नलिखित में किसी तथ्य को सिद्ध कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ तथ्य दे रहे कि अगर उसको सिद्ध कर देगा तो उसको यहाँ पे उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। जैसे जो कथन था वह विलोप या महत्वहीन था, या वह इस बात को सिद्ध कर देगा कि उसके पास उस कथन पर विश्वास करके समुचित आधार थे, यानी उसके पास उस कथन पर विश्वास करने के समुचित आधार थे तथा प्रविवरण जारी करने के समय तक वे उस कथन पर विश्वास करता था, इत्यादि बातें थी जो बचाव के आधार बन सकती है। तो इस प्रकार हमने इस जो टॉपिक था उसमें ये प्रविवरण में मिथ्या कथन या असत्य कथन का अर्थ जानने की कोशिश की। इसके अलावा असत्य कथन या भ्रामक प्रविवरण का जो फॉल्स या मिसलीडिंग जो प्रोस्पेक्टस है उसका प्रभाव, इफ़ेक्ट्स और इसका रेमेडीज़, यानी उसको क्या उपचार मिल सकते हैं, उसका हमने अध्ययन किया, जिसके अंतर्गत हमने कंपनी के विरोध उपचार मिल सकता है। कंपनी के विरोध में जो उपचार है वो फर्स्ट अनुमान का निरस्तीकरण, फिर क्षतिपूर्ति कंपनसेशन फॉर डैमेज, फिर इसके अलावा संचालकों प्रवर्तकों विश्व के विरोध में उपचार जिसके अंतर्गत दीवानी या सिविल दायित्व या दंडनीय दायित्व। इसके बाद में हमने देखा निरस्तीकरण की समाप्ति भी हो सकती है, और फिर उसके बाद में दीवानी या सिविल दायित्व के अंतर्गत बचाव के आधार भी बन सकता है। इसके अलावा दंडनीय दायित्व जिसके अंतर्गत हमने महत्वपूर्ण बात ये जानी कि यदि किसी कपट में सार्वजनिक हित का पर्सन नहीं है तो कारावास की सज़ा 3 वर्ष से कम नहीं होगी। तो इस प्रकार हमने यह अध्ययन किया। थैंक यू।